फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया। हमने 3 बड़े बड़े चैप्टर्स को खत्म कर लिया और अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है। थोड़ी सी आगे वाली बात कर ले तो हम लोग ने, आप जान ही रहे हो कि 31 मार्च को सबसे पहला लेक्चर आपको मैंने फॉरवर्ड किया था। हमने काफ़ी सारे टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए और उसको कंप्लीट भी कर लिए बच्चों, है ना। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, हर एक लेक्चर को अटेंड कीजिए, इसकी नोट्स बनाइए और होमवर्क मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम आज से शुरू करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें कुछ उसके फंडामेंटल्स पढ़ने बहुत ही जरूरी है बच्चों, है ना। आप याद करिए कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो उसके कुछ फंडामेंटल्स जो हमें अब काम आने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो पहले हम लोग रेडॉक्स के फंडामेंटल्स को कंप्लीट करते हैं। पहली बात तो रेडॉक्स में आपको पता है कि भाई 2 प्रकार के रिएक्शन रहते हैं। एक होता है, पहले रेडॉक्स का मतलब ही क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रिएक्शन में होता क्या है। तो जैसे हम लोग ने समझाया कि भाई रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली और बेसिक डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है रिडक्शन की, वो आपने ये पढ़ी है कि जो भी रिएक्शन के अंदर इन एनी रिएक्शन इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन थी जो हम लोग ने पढ़ी थी, दैट इज अगर मान लो ऐसा हुआ कि ना ही ऑक्सीजन आया ना ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ, लेकिन उसकी जगह पर ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन का, रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ठीक है। द रिएक्शन इन विच क्या हुआ है, हाइड्रोजन इज एडेड, क्या हुआ, हाइड्रोजन को ऐड किया, इज एडेड, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और इसका पूरा उल्टा, अगर मान लो कि भाई ऐसी रिएक्शन है जिसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसको हमने निकाल दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी माय मिस्टेक। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच क्या होगा यहाँ पर, तो हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बात क्या है, बहुत सिंपल सी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सीन यहाँ पर क्या है पता चला आपको। होगा ये कि अगर कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन आएगा या फिर हाइड्रोजन जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ऐसा हुआ कोई भी रिएक्शन में कि हम लोग अगर वो रिडक्शन है, तो उसमें होगा ऐसा कि हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन का पूरा उल्टा होगा उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया या फिर हाइड्रोजन गया। रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन गया या फिर हाइड्रोजन आया, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये चीजें, ये फंडास हम लोग पढ़े थे। लेकिन ये जो डेफिनेशंस थी वो बेसिक डेफिनेशंस थी, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें इसके अलावा एक और फिक्स डेफिनेशन की जरूरत थी। अब ये फिक्स डेफिनेशन कौन सी थी बच्चों, जरा यहाँ पर देना। फिक्स डेफिनेशन ये थी कि in reduction reaction क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। in reduction reaction the electron is, तो लगाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड,
इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच या फिर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल इन विच क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखना, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड या फिर इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, उसको डोनेट कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप ये जरा लॉजिक लगाओ कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो कोई भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो होगा क्या, तो उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि वो चार्ज घटेगा, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, क्या होगा, हियर द चार्ज या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट विल क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, इधर डिक्रीज होगा, रिडक्शन है ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, घटाना, कम करना, तो यहाँ पर क्या किया हमने, चार्ज को कम किया, ऑक्सीडेशन नंबर को कम किया, ऑक्सीडेशन स्टेट को कम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा इधर, हियर द चार्ज या फिर हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इज इंक्रीज्ड, क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्योंकि ये सारे फंडा जो रेडॉक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, तो ये फंडा को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब रेडॉक्स को हमने बोल दिया कि भाई उसमें दो चीजें हो रही है, एक होता है रिडक्शन एंड होता है ऑक्सीडेशन, उसके कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ये इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखो चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, बेसिकली वो होता क्या है। तो पहले आपको एनोड एंड कैथोड के बारे में फंडास क्लियर होने चाहिए। आपने देखा 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग ने कुछ ऐसे सेल्स के डायग्राम्स पढ़े थे, आपको याद होगा, वहां पर एनोड एंड कैथोड रिएक्शन पढ़े होंगे। आप याद करो, आपने मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर आपने एक प्रोसेस पढ़ा था जो एनोडिक मड आता था, उसमें आप याद करिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, आप याद करिए उसको। तो वहां पर आपने जो देखा बस वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अब होगा वहां पर एनोड कैथोड होगा। आपको पहले तो ये फंडा समझना चाहिए कि भाई कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है, उसके डेफिनेशन पता होने चाहिए। तो कैथोड क्या होता है कि ऐसी जगह, कोई भी सेल के अंदर ऐसी जगह जहां पर रिडक्शन होता है, where reduction occurs, ठीक है ना, ऐसी जगह सेल के अंदर जहां पर रिडक्शन होता है, तो इसका पूरा उल्टा क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड में क्या होगा स्टूडेंट्स, where क्या होगा, ऑक्सीडेशन occurs, क्या होगा यहाँ पर, where ऑक्सीडेशन occurs, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनोड। ये दोनों सिंपल से फंडा समझने जरूरी है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो टोटल 3 पार्ट में स्प्लिट है, जो हम पूरा पढ़ेंगे। पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो 3 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट है। पहला पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज गैल्वेनिक सेल, है ना, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल्स टेक्स्ट बुक में दिया है तो वही समझते हैं। और उसका तीसरा जो पार्ट है वो है कंडक्शन बाय सॉल्यूशंस, है ना, कंडक्शन बाय सॉल्यूशंस, यानी कि वहां पर क्या होगा, आयंस जो बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर उसका फ्लो होगा, ठीक है। वो 3 इसके पार्ट, आयंस फ्लो, आयंस का जो फ्लो है वो, तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके ये 3 पार्ट्स हैं, और ये तीनों 3 में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अब देखो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो क्या सकता है। जरा ध्यान से आप सुनना कि उसमें 2 प्रकार की प्रोसेस हो सकती है। एक है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बच्चों वो केमिकल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, मैं उसको ई लिखता हूँ, और या फिर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। ये दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस इन दोनों में होगा, यानी कि केमिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल में कन्वर्ट होगा।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना होगा कहां पर क्या होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो केमिकल एनर्जी है, जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है बच्चों, दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो भी सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और जो भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो ये इसका फंडा, ये इस तरह से पूरा चैप्टर 3 पार्ट में है। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसको लिख दीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। आप फटाफट से इसको लिख दीजिए, चलो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका नोट्स बनाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे जाते हैं और अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से शुरू करेंगे। हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर गैल्वेनिक सेल दिया है, बट पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। आप फॉर्मेट मत देखिए कि भाई स्कूल टेक्स्ट बुक के अंदर पहले गैल्वेनिक सेल है पर मैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा रहा हूँ। आपके सारे टॉपिक एकदम जेई नीट लेवल के साथ में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कैसे करवा रहा हूँ, एक प्रॉपर फॉर्मेट से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब वो फॉर्मेट को फॉलो करिए। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में तो आपको पता चल ही गया। आपको याद रखना हो तो आप कैसे याद रखोगे, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। और दूसरा कौन सा सेल है, वो है गैल्वेनिक सेल, तो वो इसका उल्टा करेगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कुछ टॉप हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है दैट इज, ये एक ऐसा सेल है, तो हमने अभी आगे डिस्कस किया, इन विच क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to that is chemical energy। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। एक्चुअल में इसमें होगा क्या, हम लोग इनपुट क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग इनपुट इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ई लिखा है। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको बच्चों, आउटपुट मिलेगा हमको सीई यानी कि केमिकल एनर्जी, है ना। ये थोड़ा सा आप लोग ट्रिक से किया करो, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वो थोड़ा ट्रिकी रहो। अब याद रखना कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं ना, वो सारे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें, सब में, वो सब में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। रिएक्शन को मैंने शॉर्ट में RXN लिखा है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली इसमें होगा, जरा ध्यान देना कि यहाँ पर जो डेल्टा जी, जिसको हम लोग इसकी जो एनर्जी रहेगी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इसकी जो है वो चेंज होगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब कैसे होगा मैं समझाता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चों को तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है वही नहीं पता होगा, तो जरा ध्यान से देखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, एक सेकेंड ना, जरा कैमरा सेट कर लूँ। ओके, ध्यान देना बच्चों। अब डेल्टा जी, जरा ध्यान से देखो, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, तो वो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आप लोग पढ़े हो, ओके बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक चीज बात ध्यान रखने वाली है, दैट इज ये डेल्टा जी होता क्या है, तो ये क्या है, तो ये जो हमारे पास जो बची कुछ एनर्जी है, जो काम आने वाली एनर्जी है, ये वो एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमें काम आने वाली एनर्जी है, ये वो एनर्जी है। यानी कि अब समझो जरा ध्यान से, डेल्टा एच क्या होता है, वो तो कोई भी एक रिएक्शन का टोटल एनर्जी समझ लो आप लोग। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, टी डेल्टा एस जितनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जो बची कुछ एनर्जी रहती है जो काम आने वाली है, उसी को हम लोग ने बोल दिया है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। देखो समझो, मैं समझाता हूँ होता क्या है इसमें। मान लो कि भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 100 करोड़ से फॉर एन एग्जाम्पल। अब मैंने ये सोचा, मेरी आत्मा जाग गई और मुझे ऐसा हुआ कि भाई मुझे थोड़े से पैसे डोनेट करने हैं। तब मैंने क्या किया, मैंने वो पैसों को डोनेट करने के लिए
वहां पर एक मेरे लॉयर की एडवाइस है और उसमें मैंने ये चेक किया कि हम लोग ने वो 100 करोड़ में से आई एम डोनेटिंग द 50 करोड़, तो बाकी के जो 50 करोड़ है दैट वी आर कीपिंग। ओके, तो यहां पर क्या होगा, मान लो कि भी मेरे पास 100 करोड़ रुपए है और वो 100 करोड़ रुपए जो मेरे पास है मेरी हाथ में छा गई, मुझे ऐसा हुआ कि मुझे 50 करोड़ डोनेट करने हैं, है ना। अब मैं सारे पैसे 100 के 100 करोड़ तो डोनेट नहीं करूंगा, मुझे कुछ पैसे मेरे लिए बाकी रखने होंगे, ठीक है, मुझे मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए वो पैसे बाकी रखने होंगे। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने वो 100 करोड़ में से 50 करोड़ डोनेट कर दिए, मैंने गरीबों के अंदर 50 करोड़ डोनेट कर दिए। जो बचे कुछ 50 करोड़ है वही तो मेरा डेल्टा जी बना। आप समझे बच्चों, जो बचे कुछ 50 करोड़ है जो मेरे काम आएंगे फ्यूचर में, मेरे फैमिली के काम आएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे, डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। और ये जो टी डेल्टा एस हुआ वो क्या हुआ, वो मैंने डोनेट किया हुआ है और जो मेरे पास पूरी अमाउंट पड़ी थी वो मेरा बन गया डेल्टा एच, जो काम आता है एज अ डेल्टा एच, वो मेरे पास पूरी प्रॉपर्टी जो थी उसकी बात है। अब समझे आप लोग कि भाई डेल्टा जी क्या होता है, इसी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। चलिए देख लीजिए जरा ध्यान से, आगे देखना कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो अब ये बात तो आपको क्लियर है कि भाई मान लो कोई भी मेरे पास रिएक्शन है तो उसमें मेरे पास जो एनर्जी थी वो डेल्टा जी जितनी बची है, ठीक है कि नहीं। अब होगा ऐसा कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, सही है कि नहीं, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूँ बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूँ यानी कि मैं एनर्जी मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो अपने आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन बन जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये अपने आप नहीं हो रहा, मैं एक्सटर्नली रिएक्शन को प्रोवाइड, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐसी कंडीशन में जब भी कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने एनर्जी दी है, यानी कि मैंने एनर्जी अगर इसको प्रोवाइड की है तो वो अंदर एब्जॉर्ब हुई एनर्जी, क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव। और अगर मान लो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता तो वो अपनी खुद की एनर्जी देता, और अगर वो खुद की एनर्जी देता तो उसकी एनर्जी घटती ना, तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या आता, अगर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती, क्या आती है यहाँ पर, दैट विल बी नेगेटिव, क्या आएगा, दैट विल बी नेगेटिव बच्चों, ठीक है कि नहीं। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इसके बारे में। लाइक मान लो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही ली है, मैं उसको ड्रॉ ही करता हूँ, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और वो कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया है, वो सॉल्यूशन हो सकता है NaCl का, उसको पानी में डाल के डिसॉल्व कर दिया मान लो, और वो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनमें बॉन्ड कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसका मतलब क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। याद करो 11th स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड ही तो होता है उसका मतलब, है ना। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद करिए क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होगा। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो कि भाई मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने कोई भी रिएक्शन लिया Ca, अब यहाँ पर वो टूटेगा तो टूटकर C का मतलब क्या होगा, कैटायन, A का मतलब होता है एनायन। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिया है, ठीक है, फिर टूटकर कैटायन यानी कि पॉजिटिव बनेगा, एनायन यानी कि नेगेटिव बनेगा, सही है क्या नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, इस रिएक्शन के अंदर मैंने ऐसा किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डिप कर दिया है। जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को डिप कर दिया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिप किया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लैटिनम से बने हुए हैं, Pt से। ये किससे बने हैं, प्लैटिनम से। और ये प्लैटिनम कैसा है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए है कि ये किसी के साथ भी रिएक्ट होगा नहीं, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया। और यही इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। लाइक ये जो है इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और ये वाला जो इस साइड वाला इलेक्ट्रोड जो है उसको मैंने पॉजिटिव से किया, तो ये नेगेटिव से हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब आप याद करिए, मैंने आपको आगे ही लिखवाया था कि एनोड के ऊपर क्या होता है, मैंने आपको आगे ही लिखवाया था कि वहां पर रिडक्शन होगा, आई मीन ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड के ऊपर क्या होगा, वहां पर रिडक्शन होगा।
कैथोड पे रिडक्शन एंड एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। अब जरा ध्यान से देखना होगा, अब यहाँ पर तो होता है वो कैथोड, याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड यानी कि गैल्वेनिक के अंदर कैथोड पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कैथोड नेगेटिव है, इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इधर क्या होगा, एनोड विल बी पॉजिटिव, ये एनोड टर्मिनल का काम करेगा। अब देखो मैंने क्या पढ़ा है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, हम प्रूव करके देखेंगे, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, हम प्रूव करके देखेंगे। चलो अब दोनों जगह पर रिएक्शंस क्या हो रही है हम देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं, ये पर लिख देते हैं एट एनोड, एनोड का अभी टर्मिनल क्या है इधर, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने एनोड क्यों लिया वो समझो जरा ध्यान से, ठीक है। हमें ये देखना है, इसलिए होता है यहाँ पर लिया हमने क्योंकि यहाँ पर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर एनोड बोला है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब होगा क्या, ये यहाँ पर NaCl मान लो आपने ले लिया है, अब या फिर आप उसको मोल्टन ले सकते हो, NaCl को, या फिर आप मोल्टन ले लो, ठीक है, या फिर आप NaCl को एक्वस ले लो, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व करो, यानी कि लिक्विड होना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन, हालांकि जरूरी नहीं कि लिक्विड सॉल्यूशन ही हो, पर हमें यहाँ पर लिक्विड फॉर्म लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखा होगा क्या है, मान लो मेरे पास ये NaCl की जगह पर हमने ले लिया है, एक सेकेंड, हमने लिया है Ca, ठीक है, जो हमारा ये मॉलिक्यूल था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। ये टूटेगा तो ये क्या बनेगा, अंदर C+ बनना शुरू होगा, A- बनना शुरू होगा, बहुत सारे C+, बहुत सारे A- बनेंगे। अब ऑब्वियस है कि ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, पूरा टर्मिनल नेगेटिव बन गया, तो इसके पास अट्रैक्ट कौन होगा, इसके पास अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव, यानी कि कैटायंस अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर कैटायंस अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, कैटायंस का अट्रैक्शन होगा, और ये नेगेटिव है उसके ऊपर वे पॉजिटिव जाए, मतलब कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो भी नेगेटिव आयंस है, जो भी नेगेटिव आयंस है वो वहां पर अट्रैक्ट होंगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं, समझो ये टर्मिनल क्या है, ये नेगेटिव है तो कैटायंस अट्रैक्ट होंगे, और ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है तो एनायंस अट्रैक्ट होंगे, ठीक है कि नहीं। अब रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना क्या होगा, ठीक है, मेरे पास एनायंस है, ये एनायंस क्या हो रहा है, ये वहां जा रहे हैं, ठीक है, ये एनायंस कहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये एनायंस जैसे ही वहां जाएगा इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए माइनस का मतलब क्या होता है, A- यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके A बन जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन तो घूम फिर कर यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, वही तो यहाँ पर इकट्ठा हुए, ठीक है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से घूम फिर कर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। याद करिए मैंने ये चीजें बताई थी आपको, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, हमने आगे ही तो पढ़ा था। अब आप याद करिए, मैंने आपको रेडॉक्स के कुछ फंडास सिखाए, वो यहाँ पर काम आ रहे हैं, इसलिए मैंने सिखाए थे, वो फंडास आगे यहाँ पर और आगे काम आएंगे, और इस जगह पर काम आने वाला था, इसलिए मैंने आपको आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। हम लोग रिएक्शन नंबर 2 लेते हैं, एट कैथोड क्या होगा, तो कैथोड टर्मिनल कौन सा है, वो तो नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है कैथोड पे, तो वैसे भी मैंने बताया क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर आएंगे, यानी कि कैटायंस वहां पर आकर इलेक्ट्रॉन को गेन करके C बना देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके C बनाएंगे, ये क्या होगा, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है बच्चों, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा टोटल लेंगे इसका, क्या करेंगे, इसके पूरे के रिएक्शन का टोटल लेंगे। अब जरा आप ध्यान से देखो कि एरो के इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड E- है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों कट हो जाएगा, है ना, टोटल क्या बनेगा, नेट रिएक्शन A- प्लस C प्लस क्या आएगा, A प्लस C, और वो किसके बराबर था, याद करिए, ये रिएक्शन के बराबर, कि भाई Ca या फिर आप AC लो, बात तो एक ही है, कोई चिंता की बात नहीं है, अब Ca लो या AC लो, वो टूटकर क्या बना, याद करिए, Ca प्लस A- बना, यही तो है, ये वही तो रिएक्शन है। अब अगर मान लो कि भी आपने NaCl लिया यहाँ पर, अब NaCl को आपने मोल्टन फॉर्म में लिया या जो भी लिया, मान लो मैंने यहाँ पर मोल्टन लिया, उसकी रिएक्शन क्या बनेगी, अब खुद ही तो सोचिए, उसकी रिएक्शन क्या बनेगी, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, ये सॉल्यूशन है उसका, तो इलेक्ट्रो यानी कि आपने क्या किया, उसको वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, ठीक है, आपने इनपुट क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये Na एंड हाफ
Cl2 गैस बनना शुरू होगा। समझ में आया बच्चों क्या होगा? Cl2 गैस बनना Na बनना शुरू हो जाएगा। यही तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। यही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, ऐसा सॉल्यूशन जिनके अंदर आयंस बनते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अगर आयंस नहीं बनते तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा नहीं। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाए। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लगाए? क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। फिर हमने क्या किया? हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन डाला, मान लो कि भाई Ca डाला तो टूटेगा, तो एक कैटायन प्लस बनेगा, एनायन माइनस बनेगा। अब क्या होगा? एनोड के ऊपर यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर कौन से आयंस जाएंगे? अब ये तो नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव आयंस जाना शुरू होंगे, बराबर, और वो वहां जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? तो जो एनायन यहाँ पर जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर इधर आ रहा है, जिसको कैटायन खींच रहा है ना। कैटायन खींच के क्या कर रहा है? उसका रिडक्शन कर रहा है, और एनायन इलेक्ट्रॉन को देकर क्या कर रहा है? उसके खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। और ये जो पूरी रिएक्शन यहाँ पर हुई है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सबको ये फंडामेंटल समझ में आया। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिप्ले कीजिए और उसको सही ढंग से पढ़िए। एकदम मेहनत अच्छी तरह से करिए, सिस्टमेटिकली पढ़ाई कीजिए। हमें 12th में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना है। ये सारी चीज़ें होमवर्क में 2 बार आपको लिखनी है, ठीक है, जिनके बाद में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और होमवर्क लिखने के बाद मुझे फोटो सेंड करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड केयर।